हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इंटरनेशनल बिजनेस के इस वीडियो लेक्चर में हम टू टाइप्स ऑफ थियरीज़ कवर करने वाले हैं। एक है क्लासिकल एंड दूसरी है मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थियरीज़। तो इसमें टोटल 8 थियरीज़ एंड एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब क्या कि एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी हम कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिकल कंट्री बेस्ड थियरीज़ कवर करेंगे, जिसमें 1 मर्केंटाइलिज्म, 2 एब्सोल्यूट एडवांटेज, 3 कंपैरेटिव एडवांटेज एंड 4th है एक्सेल थ्योरी, और 5th जो हमारा पैराडॉक्स है जो दिया है लियोनटिफ पैराडॉक्स, वो भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंट्री बेस्ड थियरीज़। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज़ किस तरह से फ्रेम हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज आर सिंपली डिफरेंट थियरीज टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होता है और क्यों करते हैं, दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करती है, तो वो थियरीज एक्सप्लेन करती है। ट्रेड इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विस बिटवीन टू पीपल और एंटिटीज़। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पीपल और एंटिटी इन टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड इस तरह से करा जाता है जहाँ पे दो कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच दो अलग अलग लोग या दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विस की एक्सचेंज करती है। पीपल और एंटिटीज ट्रेड बिकॉज दे बिलीव दे हैव अ बेनिफिट फ्रॉम एक्सचेंज। वो ट्रेड इसीलिए ही करती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उससे उनका कुछ फ़ायदा होने वाला है। दे मे नीड टू वांट goods or service while at the surface this may sound very simple. There is a great deal of theory, policy and business strategy that constitute international trade. तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से बहुत सारी चीज़ों से हमें फ़ायदा हो सकता है, पॉलिसीज़ में फ़ायदा हो सकता है और हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी भी सही हो सकती है। तो फर्स्ट जो थियरी है वो स्टार्ट करते हैं, मर्केंटाइलिज्म। क्लासिकल बेस्ड कंट्री थियरी है। तो डेवलप इन द 16th सेंचुरी, मर्केंटाइलिज्म वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमिक थियरी। तो ये सबसे पुरानी वाली थियरी मानी जाती है जहाँ पे सबसे पहले यही स्टार्ट हुई थी, ये माना जाता है। मर्केंटाइलिज्म को और एक और नाम से भी जाना जाता है, कॉल्बरेटिज्म, कॉल्बरेटिज्म इस नाम से भी उसको जाना जाता है। This theory stated that the country's wealth was determined by the amount of gold and silver holding. तो ये ओल्ड थियरी है, तो वहाँ पे यही माना जाता था जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर होगी वो सबसे ज़्यादा वेल्दी कंट्री है। It is the simplest sense, mercantilism believed that the country should increase its holding of the gold and silver by promoting export and discouraging import. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए और कम से कम इंपोर्ट करिए। तो हर कंट्री यही करेगी तो एक्चुअल में उसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। कि मेरे लिए भले वो एक्सपोर्ट हो लेकिन सामने वाली कंट्री के लिए तो वो इंपोर्ट है, तो ऐसा कौन सी कंट्री करेगी, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई कि दोनों कंट्री सामने सामने यही सोच रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट को कम करें। इन अदर वर्ड्स, इफ़ पीपल इन अदर कंट्रीज बाय मोर फ्रॉम यू, मतलब एक्सपोर्ट कर रही है, देन दे सेल टू यू, मतलब इंपोर्ट करेगी, देन दे हैव अ पे टू यू इन द डिफरेंस इन द गोल्ड एंड सिल्वर। हम जहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमें बदले में गोल्ड देंगे। वहाँ पहले गोल्ड का या सिल्वर का ट्रेंड हुआ करता था, तो उनको जो डिफरेंस दिया जा रहा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में, वो मनी के बदले में वहाँ पे गोल्ड की लेन देन होती थी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कंट्री वॉज टू हैव अ ट्रेड सरप्लस। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें ट्रेड सरप्लस करना है, और सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर, जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है इंपोर्ट से ज़्यादा। एंड टू अवॉइड द ट्रेड डेफिसिट, तो हमें ट्रेड सरप्लस करना है जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है, और हमारा गोल्ड सबसे ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए। वही इसका मेन एम था मर्केंटाइलिज्म का। और द सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। एब्सोल्यूट, फिर आ गई एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी इन 1776 एडम स्मिथ। तो ठीक है, किसने दी थी, तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। द क्वेश्चन दैट द लीडिंग मर्केंटाइलिज्म थियरी ऑफ द टाइम इन द वेल्थ ऑफ द नेशन, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ द नेशन में बोला कि एडम स्मिथ द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 की खुद की बुक में
कि स्मिथ ऑफर अ न्यू ट्रेड थियरी कॉल एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि मर्केंटाइलिज्म थियरी का उन्होंने मतलब क्वेश्चंस स्टार्ट करे कि ये थियरी कितने हद तक सही है, तो उसके बदले उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी इंट्रोड्यूस करी, विच फोकस ऑन द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड्स मोर एफिशिएंटली दैन द अदर नेशन। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गई चीज़ कि कौन सी कंट्री किस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसे उस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। Smith responded that the trade between countries shouldn't be regulated or restricted by government policy or intervention। तो ये भी उनके सही है कि इस कोई भी कंट्री के बीच का ट्रेड हमेशा रेगुलेट मतलब कंटिन्यू नहीं होगा, उसको रिस्ट्रिक्शन फील करनी पड़ेगी ड्यू टू दी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, या फिर उनके कुछ पॉलिसी में चेंज आएगा। तो ही स्टेट दैट द ट्रेड शुड फ्लो नेचुरली अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। उनको ये देखना है कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में कौन सी चीज़ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें गो विथ फ्लो चलना है। तो उन्होंने क्या बोला, इन द हाइपोथेटिकल टू कंट्री वर्ल्ड, जहाँ पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ दो ही कंट्री है, जैसे कंट्री ए एंड कंट्री बी, इफ़ कंट्री ए कुड प्रोड्यूस अ गुड चीपर और फास्टर देन बी, then country A had advantage and could focus on specializing on the producing the goods। ठीक है, जैसे कि हम बोले कंट्री A ही एंड कंट्री B, मतलब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही कंट्री है, कंट्री A है वो सबसे ज़्यादा वीट बनाने में एक्सपर्ट है एंड B है वो क्या कर रही है, राइस बनाने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अगर कंट्री ए है वो प्रोड्यूस अ गुड्स चीपर और फास्टर दोनों कर सकती है, कि वो उसको रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं और टाइम भी कम लग रहा है, ठीक है, कॉस्ट भी कम लग रही है और टाइम भी कम लग रहा है, जल्दी वो बना ले रही है प्रोडक्ट को एज़ कम्पेयर टू बी, देन उसको क्या करना चाहिए, सबसे उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। Similarly, if a country B was better at producing another good, it could be focused on specialization as well। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान देना है कि हम किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए टोटल अगर हम स्कूल में थे तो 7-8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो हमें सबसे ज़्यादा 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे कि हमें वो सबसे ज़्यादा पसंद होते थे और हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी चीज़ में आते थे, तो हम उन पे ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारा ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा सही रहे। तो ऐसी थिंकिंग भी हमारी होती थी। By specialization, country would generate efficiency because their labor force would become and more skilled by doing the same task। यहाँ पे किस तरह से होगी कि हमें क्या करेंगे, हमें जिस चीज़ में एडवांटेज है, ठीक है, मुझे वीट बनाने में एडवांटेज है, जैसे कि इंडिया है तो वो बोलेगी कि मुझे हम वीट बनाएंगे, वीट भी बनाते हैं एंड राइस का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर वीट का प्रोडक्शन में उसको टाइम कम लग रहा है और एडवांटेज ज़्यादा है, चीपर रेट में वो बन जा रही है एज़ कम्पेयर टू राइस, उसको यहाँ पे 50 घंटे लग रहे हैं राइस को बनाने में और यहाँ पे वो 30 घंटे में बना दे रही है एंड कॉस्ट भी कम लग रही है एज़ कम्पेयर टू राइस। तो वो ऐसा ही सोचेगी ना, तो मैं वीट ज़्यादा बनाऊँ राइस के कंपैरिजन में और राइस को मैं क्या कर दूँ, इम्पोर्ट कर लूँ, ठीक है, और उसके बदले में मैं वीट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ ताकि मुझे उसमें क्या मिले, एक्सपर्टीज़ मिलती जाए। तो उसकी मदद से क्या होगा, मेरा जो लेबर फोर्स है वो और स्किल होता जाएगा सेम टास्क करते करते और मुझे इकोनॉमिक्स उसमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन वुड ऑल्सो बिकम मोर एफिशिएंट बिकॉज देयर वुड बी एन इनिशिएटिव टू क्रिएट फास्टर एंड बेटर प्रोडक्शन मेथड टू इंक्रीज दी स्पेशलाइजेशन। जिस चीज़ में हमें स्पेशलाइजेशन मिलती जाती है उसमें हमें टाइम कम लगता है और हमारी एनर्जी भी कम जाती है, ठीक है। तो क्या बोला है, एक कीवर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट व्हाट हैज़ एडवांटेज एंड इम्पोर्ट व्हाट हैज़ डिसएडवांटेज। तो हमें वो चीज़ इम्पोर्ट करनी है जो हमारे लिए मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगी, हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, उसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे और जिसमें हम एक्सपर्टीज़ मिल रही है हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और उसका एडवांटेज हम लेंगे। फिर है कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी बोल रही है, द चैलेंज इज टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी वाज द सम कंट्रीज में बी बेटर एट प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स देयरफॉर हैव एन एडवांटेज इन मैनी। यहाँ पे तो यही बात हुई, कोई एक ऐसी कंट्री तो ऐसी भी हो सकती है ना, या तो हम इंसान की बात करें कोई एक से ज़्यादा चीज़ों में एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों चीज़ बना सकता हूँ, मैं वीट भी, अगर इंडिया है वीट भी अच्छे से बना सकती है एंड राइस भी सही से बना सकती है, तो यहाँ पे हम किस तरह से एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी का फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे क्या बोला डेविड रिकार्डो, तो
कंपैरेटिव थियरी किसने दी? डेविड रिकार्डो ने। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट अनदर कंट्री में नॉट हैव एनी यूजफुल एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो यहाँ पे बोला कि जो कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी का फ़ायदा नहीं उठा सकती उसे कंपैरेटिव एडवांटेज मिलना चाहिए। जैसे कि इंट्रोड्यूस द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन 1817। तो ईयर भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि रिकार्डो रिस्पॉन्ड दैट इवन इफ कंट्री ए हैड एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्रोडक्शन। तो जैसे कि उसको वीट भी बना सकती है एंड राइस भी बना सकती है, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड कुड स्टिल अकर बिटवीन द टू कंट्रीज। फिर भी ट्रेड हो सकता है, कैसे? कंपैरेटिव एडवांटेज अकर्स व्हेन कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली देन अदर कंट्री, हाउएवर इट कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट बेटर एंड मोर एफिशिएंटली देन इट डज अदर गुड। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंट्री क्या देखेगी कि हमें जिस प्रोडक्ट में कम डिसएडवांटेज है उसे हमें प्रोड्यूस करके जिसमें डिसएडवांटेज ज़्यादा है उसे इंपोर्ट करना है। तो मैं अगर वीट भी बना रही हूँ एंड राइस भी बना रही है इंडिया, तो उसे ऐसा लग रहा है कि दोनों में मेरी एडवांटेजेस है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन मुझे वीट में सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज एज़ कम्पेयर टू राइस ज़्यादा है, कि अगर मैं राइस पे ध्यान दूंगा उससे बेटर अगर वीट पे ही फुल फोकस होगा मेरा, तो वहाँ पे मुझे कंपैरेटिव एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंपैरेटिव एडवांटेज फोकस ऑन रिलेटिव प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे रिलेटिव प्रोडक्टिविटी की बात होगी, जहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि अगर मैं राइस भी बनाऊंगा तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं फुल फोकस मेरा वीट पे होगा। उसे एक्सपर्टीज़ दोनों चीज़ में है, लेकिन वो वीट पर फिर भी फोकस करना पसंद करेगा। We will produce the product which has less disadvantage and import the one which has more disadvantage। तो यहाँ पे देखना है कि किसमें ज़्यादा एडवांटेज है और किसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज है। फिर थर्ड है हेक्सेल-ओर्लिन थियरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी भी उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ पर फोकस करा गया है कि इन अर्ली 19th टू स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हेक्सर एंड Berlin-Ollin focus on their attention on how country could gain comparative advantage by producing product that utilize factor that were in abundance in the country। तो उन्होंने देखा, अटेंशन उनका गया कि कंट्री किस तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज लेती है प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके एंड प्रॉपर फैक्टर्स को यूटिलाइज करके खुद के पास कितनी कंट्री के पास कौन सी अमाउंट में अबंडेंसी है, मतलब कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा उनके पास बच जाती है। दैट थियरी इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रीज प्रोडक्शन फैक्टर्स, जैसे कि लेबर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल विच प्रोवाइड द फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। तो ये थियरी पूरी कंट्रीज प्रोडक्शन फैक्टर्स पर बेस्ड है। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Their theory, also called the factor proportion theory, stated that countries would produce and export goods that require resources or factor that were great supply and therefore cheaper production factors। तो यहाँ पे मेन ये फोकस करा गया है कि हमारे पास जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, जैसे कि एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जैसे चाइना एंड इंडिया है, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में उनको लेबर मिल जाएंगे। हैंस दिस कंट्री हैव बिकम the optimal location for labor intensive industry like textile and garments। तो ये जैसे इंडिया एंड चाइना है, तो जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे उनको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं। अदर कंट्री जैसे यूएस वगैरह है तो वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, जैसे उनके पास कैपिटल ज़्यादा एंड लेबर कम है। और इंडिया में क्या होगा, लेबर ज़्यादा है एंड कैपिटल कम है। तो इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया हो जाएगी लेबर इंटेंसिव कंट्री एंड यूएस हो जाएगी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। तो वही देखा हेक्सेल-ओर्लिन ने कि एक्चुअल में किस तरह से काम करना चाहिए। जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है उनको क्या करना है कि जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट करने हैं एंड जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है, मतलब लेबर को इनको एक्सपोर्ट करना है इस तरह से। तो क्या करेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंट्रीज वुड इम्पोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर रिसोर्सेज दैन वेयर इन द शॉर्ट सप्लाई बट हायर डिमांड। तो किस तरह से करेगी ये मॉडल, पहले तो किस मॉडल पे बेस है, 2/2/2। इसको ये मॉडल भी कहा जाता है, जहाँ पे 2 क्या होगा, ये कंट्री, ये सेकंड 2 है ये कम्युनिटी एंड थर्ड वाला है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें 2 चीज़ों की बात हुई है, लेबर एंड कैपिटल। तो जो क्या करना है यहाँ पे, जो फैक्टर अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में अवेलेबल है, उसे प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे हम
और जिस फैक्टर से स्कैरसिटी है, मतलब जो फैक्टर हमारे पास नहीं है उससे बनने वाले प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यूएस क्या करेगा यहाँ पे कि उसके पास कैपिटल मतलब कैपिटल मशीनरी वगैरह सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, तो उसको वो प्रोडक्शन में यूज़ करेगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन में उसको यूज़ करेगा। एंड जिसकी मतलब लेबर की क्या है, उसके पास स्कैरसिटी है, तो वो क्या करेगा, उसको इंपोर्ट करेगा, मतलब बाहर से मंगवाएगा। यहाँ से भी देखते हैं ना कि इंडिया से बाहर, यहाँ से लेबर लोग बाहर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो ये हमने देखा हुआ ही है। ये तो हो गई सही बात, हेक्सल ओलिल ने ये देखा, लेकिन ये मेन इसका पैराडॉक्स आ जाएगा, मतलब एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन कहाँ देखा गया, तो ये पहले तो 1950 में रशियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अल्सिस एल लियोनेट ने ये स्टडी करा कि यूएस इकोनॉमी क्लोजली नोटेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वर अबंडेंट इन कैपिटल, देयरफॉर शुड एक्सपोर्ट मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो उसे तो एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया होगा, ऑब्वियसली एक्सेप्शन है तो रिवर्स देखा गया होगा। हाउएवर दिस रिसर्च यूजिंग एक्चुअल डेटा show the opposite, the US was importing more capital intensive goods। तो उन्होंने यहाँ पे ऑपोजिट देखा कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट के बदले वो तो इंपोर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी, US should have been importing labor intensive but instead was actually exporting them। तो जैसे कि हमने आगे देखा, हेक्सल ओलिल ने जो प्रोपोर्शनल थियरी दी थी, फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो गया। His analysis became known as the Leontief paradox because it was the reverse of what was expected by the factor proportion theory। तो ये एकदम उसका opposite हो गया, इसको इसलिए ही paradox बोलते हैं। In subsequently years, economists have noted historically at the time point in the time labor in the US stat was both available in steady supply and more productivity than the many other countries, hence it made sense of the export labor and labor intensive goods। तो उस टाइम में कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे बाय द पासेज ऑफ द टाइम यहाँ पे इस चीज़ को रिवर्स करा गया। जैसे जैसे हमने इस चीज़ को समझने की यूएस ने जैसे जैसे इस चीज़ को समझा, वैसे वैसे वो उन्होंने सप्लाई पर ध्यान दिया अपनी कि हमारे पास कितनी लेबर एक्चुअल में अवेलेबल है कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि क्या। Over the decade, many economists have used the theory and data to explain and minimize the impact of the paradox। तो जैसे जैसे पैराडॉक्स को उन्होंने समझा कि हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है तो हमें कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है और हमें इंपोर्ट करना है हमारा लेबर्स को, ठीक है, यहाँ पे लेबर को एक्सपोर्ट नहीं करना है, या इस तरह से पैराडॉक्स की मदद से उन्होंने समझा एंड उसको चीज़ को रिवर्स करने की कोशिश करी। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडर्न थियरीज है उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।